दूसरा दूसरा चीज़ क्या है कि मान लिया हमने बोला कि सात में से हमें सात डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे रखा है। ठीक है, तो उसमें से हमें तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये ठीक है, अब सात डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गया, O1 O2 O3 O4 से लेके O7 तक। तो मान लिया एक सिलेक्शन हमारा हो गया O1 O3 O4, एक सिलेक्शन ये हो गया तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। अच्छा, अगर एक तरीका ये तीन सेलेक्ट करने का, तो बच कौन सा गया जो हमने नहीं सेलेक्ट किया? वो हो गया O2 O5 O6 O7, ये चारों बच गया। फिर हमने बोला कि एक तरीका ये भी है कि O2 O3 O4 सेलेक्ट कर लो, तब कौन सा बच गया? O1 O5 O6 O7। ये ठीक है, तो ऐसे ही तुम सेलेक्ट करते जाओ, इधर बचते जाएंगे। अब तुम्हें यह समझ में आता है कि ये गिनो, ये ठीक है, या फिर ये गिनो, दोनों बराबर ही आएगा ऑफकोर्स। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये ठीक है, ये तीनों सेलेक्ट किया है, जैसे इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि ये चारों सेलेक्ट नहीं किया है या फिर ये चारों रिजेक्ट किया है। ये ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये चारों सेलेक्ट करके रिजेक्ट किया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? सेवन में से अगर हमने बोला कि ये चारों ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किया फिर रिजेक्ट कर दिया, तो जो बच गया वो सेलेक्ट हो गया अपने आप। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे से बोला जाए कि सात में से तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आंसर कितना आएगा? 7C3। मैं बोलूं कि सात में से चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उन्हें फेंकना है, तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा ऐसे फेंकने का? क्योंकि जो फेंकने के बाद बच गया वो हमारा सेलेक्ट हो गया, तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? 7C4। और हम अभी क्या लॉजिक दे रहे हैं कि चाहे इधर गिनो चाहे इधर गिनो बराबर आना चाहिए, तो ये दोनों भी बराबर आएगा। ऑफ कोर्स जितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं उतने ही तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया थियोरटिकली, लॉजिकली हमने एक्सप्लेन किया है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखो तो भी बराबर आएगा। कैसे? इसका हमने डेफिनेशन क्या बताया? ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखो 7 फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखो 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखो 4 फैक्टोरियल। या क्या? यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 7 फैक्टोरियल, फिर जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा है उसका 4 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल बराबर है, बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। ये 4 3 पहले आ गया, ये 3 4 ऐसे आ गया। कैसे भी लिखो वो तो वैल्यू बराबर ही आएगा। ये ठीक है, तो ये बेसिकली 4 कहाँ से आ रहा है? जैसे अगर हमने सात में से तीन सेलेक्ट किया है, तो 7 - 3 इतना रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या पता लगा कि एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है? एन में से आर सेलेक्ट करना। अगर हमने आर सेलेक्ट कर लिया, तो अगर हमने एन में से आर सेलेक्ट कर लिया तो कितना बच जाएगा? N - R। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं एन में से N - R रिजेक्ट कर दिया, तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? NC N - R। ये ठीक है, तो ये एक सो कॉल्ड फॉर्मूला हो गया, ये भी सही है। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NC N - R। तो अगर मानिए मैंने ऐसे लिखा 20C7 इज इक्वल टू इज ऑल्सो इक्वल टू 20, ये चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सी जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखा है, जैसे अगर हमें सात ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वो तो सात ही रहेगा। सेलेक्ट और रिजेक्ट करने की बात अलग चल रही है। अब 20 में से इसको घटा दो। इसने यही बोला ना कि एन में से अगर आर को घटा दें और उसको यहाँ लिख दें तो भी वैल्यू बराबर ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर 20 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, व्हाट आई विल गेट 13। तो अगर 13 यहाँ पे लिख दिया तो भी इन दोनों का वैल्यू बराबर ही है। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा है 17C5 या फिर मैं लिखूँ 17C12, तो ये दोनों बराबर है। ऑफ कोर्स कैसे? इन दोनों का सम ये 17 आ रहा है, इसलिए बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर रहना चाहिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, NCR हमने क्या लिखा था? N⁴/R⁴ N - R⁴। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना शुरू कर दूं
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करते करते से लास्ट में कितना आ जाएगा n। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा रहने दिया r फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा 1 2 3 4 अप टिल n माइनस आर। ठीक है, ऑफ कोर्स जो n माइनस आर है वो n से तो छोटा ही होगा ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 बराबर भी हो सकता है, खैर वो अलग बात है, उस पर अवी विल कम। तो 1 2 3 4 में n माइनस आर भी कहीं बीच में आ जाएगा ऐसे करके इन जनरल। तो उसके अगले वाला क्या होगा, इससे एक ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन ऐसे। अब क्या हुआ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो दिस कैन बी रिटन एज n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 2 इंटू एंड सो ऑन n डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको बोलने का तरीका ये भी है कि ये जो एन सी आर लिखा है इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैसे क्या करो कि n को, ये n होगा, फिर इससे अगला नंबर क्या होगा, n माइनस 1 होगा। अगर मैं इसी को मान लिया उल्टा करके लिखूँ तो ऐसे लिखा जाए n n माइनस 1 n माइनस 2 जाते जाते n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, जो न्यूमरेटर में टर्म्स लिखे हुए हैं, ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये भी r टर्म्स है। तो अब एनसीआर को कैलकुलेट करने का एक ये भी तरीका हो गया कि n से शुरू किया न्यूमरेटर में और एक एक कम करते रहे और ऐसे करके टोटल r टर्म्स लिख दिया जितने डिनोमिनेटर, उसको r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब अगर मेरे को लिखना हो 10c3 तो ये 3 लिखा है तो इसको 10 से शुरू करके लिखते रहे कम करके, कितने टर्म तक, 3 टर्म तक, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और डिवाइड कर दिया इसके फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। इफेक्टिवली क्या करें, n माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया हमने ऊपर नीचे, तो ये बच जाएगा। अदरवाइज ऐसे तो हमेशा लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। इसमें से बस हमने क्या किया, 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया तो ये बच गया। तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो 3 4 विच इज 120। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए जो अभी हमने किया इसे हो सकता है एक आधे स्टेप बच जाए।